नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 11वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है बंगला शिक्षा का अंत। हम लोग स्कूल में तब वजीफा वाली कक्षा से एक कक्षा नीचे बंगला पढ़ते थे। घर में हमारी बंगला पढ़ाई कक्षा की पढ़ाई से बहुत आगे बढ़ गई थी। अक्षय कुमार दत्त की पदार्थ विद्या और माइकेल मधुसूदन दत्त का मेघनाद वध काव्य हम खत्म कर चुके थे। पदार्थ विद्या पढ़ी थी, किंतु पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था। मात्र पोथी की पढ़ाई भर की थी और विद्या भी उसके अनुरूप ही हासिल हुई थी। असल में उतना समय पूरी तरह से बेकार गया था, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि बेकार से भी और कुछ ज्यादा हुआ था। कारण ये था कि कुछ ना करके जो समय बेकार किया जाता है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है कुछ करके समय बेकार करने में। मेघनाद वध काव्य भी मेरे लिए कोई सुविधा की चीज नहीं थी। जो चीज थाली में पड़ने से उपयोगी मालूम होती है वही अगर सर पर पड़े तो खतरनाक हो सकती है। भाषा सिखाने के लिए अच्छा काव्य पढ़ाना तलवार से दाढ़ी बनाने के समान है। इससे तलवार का अपमान तो होता ही है, साथ ही गले और ठोड़ी की भी कम दुर्गति नहीं होती। काव्य जैसी चीज को रस की स्थिति में पूरी तरह काव्य के तौर पर ही पढ़ना चाहिए। ऐसा न करके धोखे से उससे कोश और व्याकरण का काम निकाल लेना माता सरस्वती के लिए किसी तरह से सहायक नहीं हो सकता। इन्हीं दिनों एकाएक हमारा नॉर्मल स्कूल जाना बंद कर दिया गया। इसका थोड़ा सा इतिहास है। हमारे विद्यालय के किसी शिक्षक ने किशोरी चंद्र मित्र रचित मेरे पितामह के संस्मरण पढ़ने चाहे। मेरे साथ पढ़ने वाले सत्य प्रसाद उस किताब के लिए हिम्मत करके पिताजी के पास पहुंचे। उसने समझा था कि आम लोगों के साथ मामूली तौर पर जिस प्राकृत बंगला में बात की जाती है उस भाषा में उनसे बात करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए गौड़ीय शैली की भाषा में उसने ऐसी नम्र रीति से वाक्य बनाकर उनसे किताब मांगी कि पिताजी तुरंत ताड़ गए कि हम लोगों की बंगला भाषा आगे बढ़ते बढ़ते आखिर में अपने बंगलापन को ही लांघकर पार हो जाना चाहती है। दूसरे दिन हम लोग रोज की तरह दक्षिण के बरामदे में मेज लगाकर दीवार पर काला बोर्ड लटकाकर नीलकमल बाबू से पढ़ने बैठे ही थे कि इतने में पिताजी के ऊपर के कमरे में हम तीनों की बुलाहट हुई। उन्होंने कहा, आज से तुम लोगों को अब बंगला पढ़ने की जरूरत नहीं। सुनते ही मारे खुशी के हमारे मन मयूर नाच उठे। हमारे नीलकमल पंडित जी अब तक नीचे बैठे थे। बंगला रेखा गणित की किताब खुली पड़ी थी और शायद मेघनाद वध काव्य को दोहराने का विचार चल रहा था। लेकिन अंतिम समय में भरी पूरी घर गृहस्थी का अजीब जोड़ तोड़ आदमी के लिए जैसे झूठ प्रतीत होता, वैसे ही हमारे लिए भी पंडित जी से लेकर बोर्ड लटकाने की कील तक एक पल में सब छल के समान शून्य हो गया। लेकिन किस तरह सही ढंग से गंभीरता की रक्षा करते हुए पंडित जी को इस पढ़ाई से हमारी छुट्टी कर देने की खबर दी जाए, हमारे लिए ये एक समस्या हो गई। आखिर ठंडे मन से मैंने ही समाचार सुनाया। दीवार पर टंगे काले बोर्ड पर रेखा गणित की अनोखी रेखाएं मेरे मुंह की ओर एकटक देखती रहीं। जिस मेघनाद वध का हर अक्षर हमारे लिए दुश्मन था, आज वह इतना निरीह होकर टेबल पर चित्त पड़ा रहा कि उसे तब दोस्त समझने के सिवा और कोई चारा ही न रहा। विदा लेते समय पंडित जी ने कहा, जिम्मेदारी की खातिर तुम लोगों के साथ समय समय पर मैंने बहुत सख्त बर्ताव किया है,
उसका तुम लोग कुछ ख्याल न करना। तुम लोगों को मैंने जो कुछ सिखाया है, आगे आने वाले दिनों में तुम उसकी कीमत समझ सकोगे। कीमत मैं समझ गया हूँ। बचपन में अपनी मातृभाषा पढ़ता था, इसीलिए पूरे मन का चलना संभव हुआ। शिक्षा साधन को भरसक भोजन समान होना चाहिए। खाने वाली चीज में दांत गड़ाते ही उसके स्वाद का आनंद मिलने लगता है। पेट भरने से पहले ही पेट खुश्क होकर जाग उठता है और इससे उसके पचाने वाले रसों का आलस दूर हो जाता है। भारतीयों के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई में ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें दांत गड़ाते ही ऊपर से नीचे तक के दांत शुरू से आखिर तक हिल उठते हैं। मुंह के भीतर छोटा मोटा एक भूचाल सा शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर ये समझने में कि वह लोहे की किस्म की चीज नहीं बल्कि रस में पगी मिठाई है, आधी उम्र निकल जाती है। हिज्जे और व्याकरण का रट्टा लगाकर जब आंख नाक से पानी निकलने लगता है, पेट तब बिल्कुल खाली ही रहता है। आखिर में बड़ी मुश्किल से और बहुत देर से खाने की पहचान होती है, तब भूख ही मर जाती है। शुरू से ही अगर मन को चलने का मौका नहीं दिया गया तो मन के चलने की शक्ति ही धीमी पड़ जाती है। उस जमाने में जबकि चारों तरफ अंग्रेजी पढ़ने की खूब धूम मची हुई थी, तब जिन्होंने हिम्मत करके हम लोगों के लिए दीर्घ काल तक बंगला सिखाने का इंतजाम कर दिया था, अपने उन स्वर्गीय भाई साहब हेमेंद्र नाथ की भलाई को याद करके मैं प्रणाम करता हूँ। नॉर्मल स्कूल छोड़कर हम लोग बंगला अकादमी नामक एक विदेशी स्कूल में भर्ती हुए। इससे हमारा बड़प्पन कुछ बढ़ा। ऐसा लगा कि हम बहुत कुछ बड़े हो गए हैं, कम से कम आजादी की पहली मंजिल पर चढ़े हैं। वास्तव में इस विद्यालय में हम जो कुछ भी आगे बढ़े थे वह केवल एक आजादी की दिशा में ही। यहाँ लड़के थे शरारती, लेकिन घृणा करने लायक नहीं थे और इस एहसास से बड़ा आराम मिला था। इस विद्यालय में मुझ जैसे लड़के के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि हम पढ़ लिखकर तरक्की करेंगे, इस बारे में ऐसी उम्मीद किसी के मन में भी नहीं थी। छोटा सा स्कूल था, आमदनी कम थी। स्कूल के अध्यक्ष डिक्रूज साहब हमारी एक खूबी पर खुश थे और वो ये कि हम हर महीने कायदे से फीस चुका दिया करते थे। इसीलिए लैटिन व्याकरण हमारे लिए मुश्किल नहीं हुआ और पूछताछ पर उत्तर देने में भारी कमियों के बावजूद बेंत की मार के कारण हमारी पीठें कभी घायल नहीं हुईं। शायद विद्यालय के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस संबंध में सब शिक्षकों को मनाही कर दी थी। हमारे साथ नरमी ही इसका एकमात्र कारण हो, ऐसी बात नहीं। इस स्कूल में परेशानी कोई नहीं थी, फिर भी आखिर था तो स्कूल ही। उसके कमरे बेरहम और दीवारें पहरेदार जैसी लगती थी। उसमें घर के तौर तरीके कुछ भी नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत से खानों वाला एक बक्सा हो। कहीं कोई सजावट नहीं, रंग नहीं और न लड़कों के मन को अपनी ओर खींचने की कोई कोशिश ही थी। लड़के के मन में अच्छा लगना नाम की एक बड़ी भारी चीज होती है। विद्यालय से इस विचार को बिल्कुल निकाल दिया गया था। यही कारण था कि ड्योढ़ी पार करके उसके सकरे आंगन में पैर रखते ही उसी पल पूरी तरह मन खिन्न हो जाता था और इसीलिए स्कूल के साथ मेरा जो भागने का रिश्ता था उसमें कोई फर्क नहीं आया। भागने का एक सहारा मिल गया था। मेरे बड़े भाई लोग एक सज्जन से फारसी पढ़ा करते थे। वे मुंशी कहलाते थे। नाम याद नहीं, बुजुर्ग आदमी थे। हड्डियों और चमड़ी के सिवा उनमें और कुछ नहीं था। उनके कंकाल को मानो एक मोमजामे में मढ़ दिया गया था। फारसी शायद वे अच्छी ही जानते होंगे और अंग्रेजी भी काम चलाऊ आती थी, पर इसे लेकर यश पाने की कोशिश उनमें नाम को भी नहीं थी। उनका विचार था कि लाठी चलाने में उन्हें जैसी बेजोड़ महारत हासिल है,
संगीत में भी उसी तरह पार जा चुके हैं। हमारे घर के आंगन में धूप में खड़े होकर वो तरह तरह की अजीब मुद्राओं में लाठी का खेल दिखाया करते थे। उनकी छाया ही उनका मुकाबिल थी। कहना फिजूल है कि उनकी छाया कभी भी उनसे जीत नहीं पाती थी। उनका नाक के सुर में बेसुरा गाना भूत प्रेत लोक का राग जैसा सुनाई देता। हमारे यहाँ के गायक विष्णु कभी कभी उनसे कहा करते थे, मुंशी जी, आप मेरी रोजी खत्म कर देंगे। मुंशी जी इसका जवाब न देकर बहुत लापरवाही से हंस देते। इससे समझ सकते हैं कि मुंशी जी को खुश करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। हम उन्हें घेर लेते तो उसी वक्त हमारी तरफ से छुट्टी की जरूरत बताकर स्कूल के अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिख देते। अब हमारा अपना एक विद्यालय है, शांति निकेतन का ब्रह्मचर्याश्रम, और वहां पढ़ने वाले तरह तरह के अपराध किया करते हैं। अपराध करना विद्यार्थियों का और माफ न करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। अब अगर हम में से कोई छात्रों के बर्ताव से गुस्सा होकर और विद्यालय के नुकसान के डर से बेकाबू होते हैं और उन्हें उसी वक्त सख्त सजा देने के लिए तैयार हो उठते हैं, तो मेरे अपने छात्र जीवन के सारे पाप एक कतार में खड़े होकर मेरे मुंह की तरफ देखते हुए हंसते रहते हैं। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि लड़कों के कसूर को हम बड़ों के पैमाने पर मापा करते हैं और ये भूल जाते हैं कि छोटे लड़के झरने के समान गाते हुए से चलते हैं। वह पानी यदि दोषों को छूता है तो इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि चलने में सभी दोषों को सहज मिटा डालने का भाव मौजूद है। गति जहाँ रुकती है वहीं खतरा है और वहाँ सावधान होना ही चाहिए। इसीलिए शिक्षकों को अपराध से जितना डरना चाहिए, छात्रों को उतना नहीं। जात पात की रक्षा के लिए भारतीय छात्रों का एक अलग नाश्ते का कमरा था। उस कमरे में 2-4 छात्रों से मेरी पहचान हुई। उनमें से सभी हम लोगों से उम्र में काफी बड़े थे। उनमें एक लड़के को काफी रागिनी बहुत प्यारी थी और उससे भी ज्यादा उसे प्यार था ससुराल के किसी एक खास आदमी से। लिहाजा वह उस रागिनी को अक्सर अलापा करता था। और एक छात्र के बारे में कुछ विस्तार से कहा जा सकता है। उसकी खासियत ये थी कि उसे जादूगरी का शौक बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि जादूगरी के बारे में उसने एक छोटी सी किताब छापकर अपने को प्रोफेसर की पदवी से विभूषित कर लिया था। छपी किताब में अपना नाम छपवाया हो, ऐसे विद्यार्थी को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए जादूगरी विद्या के बारे में उसके प्रति मेरी गहरी श्रद्धा थी। छापे के अक्षरों की पंक्ति में किसी तरह का झूठ चल सकता है, इसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था। अब तक छापे के अक्षर हम लोगों की गुरुवाई करते आए हैं, इसीलिए उनको लेकर इस बारे में मेरा विशेष सम्मान था। जो स्याही कभी छूटती नहीं, उसमें अपनी रचना छपना, ये क्या कम बात है। खूब याद है मुझे, ब्रह्म समाज के छापे खाने से या और कहीं से एक बार अपने नाम के 2-4 छापे के अक्षर मिल गए थे। उनमें स्याही लगाकर कागज पर दबाते ही जब उसकी छाप उभरने लगी तो वह मुझे एक यादगार घटना मालूम हुई। साथ पढ़ने वाले उस लेखक दोस्त को रोज हम लोग अपनी गाड़ी में बैठाकर स्कूल ले जाया करते थे। इस तरह हमेशा ही उसका हमारे घर आना जाना होने लगा। नाटक अभिनय को लेकर भी उसमें काफी उत्साह था। उसकी मदद से अपने घर के कुश्ती के अखाड़े में एक बार हम लोगों ने कुछ खपच्चियां गाड़कर उन पर कागज चिपकाकर तरह तरह के चित्र बनाकर एक स्टेज खड़ा किया था। शायद ऊपर वालों की मनाही के कारण उस स्टेज पर कोई नाटक नहीं हो सका था, लेकिन बिना स्टेज के ही एक दिन एक प्रहसन अभिनय पेश हुआ था। उसका नाम दिया जा सकता है भ्रांति विलास। जो उस प्रहसन के लेखक हैं, आपको उनका परिचय पहले ही कुछ मिल चुका है। नाम है सत्य प्रसाद। उन्हीं का आज का जैसा शांत सौम्य रूप जिन्होंने देखा है,
वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि बचपन में हंसी खेल में वह बिना किसी घटना के ही सभी तरह की घटनाएं गढ़ देने में कैसे उस्ताद थे। जिस समय की बात लिख रहा था, ये घटना उसके बाद की है। तब मेरी उम्र शायद 12-13 साल की होगी। हमारा वह प्रोफेसर मित्र वस्तुओं के गुणों के बारे में हमेशा ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक बातें बताया करता कि उन्हें सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह जाता और प्रयोग करके देखने के लिए मेरे मन में इतनी उत्सुकता पैदा होती कि मैं बेचैन हो उठता। लेकिन वे वस्तुएं प्रायः ऐसी दुर्लभ होती कि सिंधबाद जहाजी का पीछा किए बिना उनके पाने का कोई उपाय नहीं था। एक बार अनजाने ही प्रोफेसर ने एक मुश्किल साधना का कुछ सहज तरीका बता दिया और मैं उसे आजमाने के लिए तैयार हो गया। मनसासिज का गोंद 21 बार किसी बीज पर लगाकर सुखा देने से ही उस बीज से 1 घंटे के अंदर पेड़ बनकर उनमें फल भी लग सकते हैं। ये किसे मालूम था? लेकिन जिस प्रोफेसर ने छापे की किताब निकाली हो, उसकी बात एकाएक अविश्वास करके उड़ाई भी नहीं जा सकती। हम लोगों ने अपने बगीचे के एक माली के जरिए कुछ दिन तक काफी मिकदार में मनसासिज का गोंद इकट्ठा किया और एक आम की गुठली पर प्रयोग करने के लिए रविवार की छुट्टी के दिन हम लोग अपने सूने रहस्य घर की 3री मंजिल की छत पर जा पहुंचे। मैं तो पूरे ध्यान से गुठली पर गोंद लगा लगा कर सुखाने लगा। उनमें कैसे फल लगे थे मुझे मालूम है। आशा है बालिग श्रोता उस विषय में कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन सत्य प्रसाद 3री मंजिल के किसी एक कोने में 1 घंटे के अंदर डाल पत्तों समेत एक विचित्र माया के पेड़ को वजूद में ले आए हैं, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं था। उसका नतीजा भी बड़ा अजीब हुआ। इस घटना के बाद से प्रोफेसर झिझक के साथ मेरा साथ छोड़ता जा रहा था। इस बात पर बहुत दिनों तक मेरा ध्यान नहीं गया। गाड़ी में मेरे पास बैठना उसने छोड़ दिया और हर जगह वह मुझसे दूर दूर रहने लगा। एक दिन अचानक दोपहर को हमारे पढ़ने के कमरे में आकर उसने पेशकश की, आओ इस बेंच पर से कूद कर देखें कौन कैसा कूदता है। मैं सोचने लगा, दुनिया के अनेक रहस्य प्रोफेसर के जाने हुए हैं, शायद कूदने के बारे में कोई गूढ़ बात उसे मालूम हो। सभी कूदे, मैं भी कूदा। प्रोफेसर ने अपने कंठ में ही हूं कहकर गंभीरता से सिर हिला दिया। बहुत आग्रह करने पर भी इससे ज्यादा साफ कोई स्वर उसके कंठ से नहीं निकाला जा सका। एक दिन उस जादूगर ने कहा, भले घरों के लड़के तुम लोगों से जान पहचान करना चाहते हैं, एक बार उनके घर चलना होगा। बड़ों ने ऐतराज की कोई वजह नहीं देखी और हम लोग वहां पहुंच गए। जिज्ञासुओं की भीड़ से घर भर गया। सभी मेरा गाना सुनने के लिए आग्रह करने लगे। मैंने 2-1 गाने गाए। तब मेरी उम्र कम थी। आवाज भी सिंह के गर्जन के समान गंभीर नहीं थी। बहुतों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, गला तो बहुत मीठा है। बाद में जब मैं खाने बैठा तो सब के सब मुझे घेर कर मेरे खाने का तौर तरीका देखने लगे। इससे पहले बाहर के लोगों से मैं बहुत कम मिला था, लिहाजा स्वभाव में संकोच था। इसके अलावा पहले ही कह चुका हूँ कि ईश्वर नामक नौकर की लालच भरी निगाहों के सामने खाते खाते कम खाने की मेरी आदत हमेशा की बन गई थी। उस दिन मेरे खाने में संकोच देखकर सभी देखने वालों ने बड़ा ताज्जुब जाहिर किया। जैसी बारीक नजर से सभी ने एक बुलाए हुए बालक के हर काम को परखा था, वैसा अगर स्थायी रूप से होता रहता तो बेशक इस देश में प्राणी विज्ञान की गैर मामूली तरक्की हो गई होती। इसके कुछ ही दिन बाद पंचमांक में उस जादूगर के पास से जो 2-1 अजीब पत्र मिले, उससे सारा भेद साफ समझ में आ गया। उसके बाद फिर पर्दा गिर गया। बाद में सत्य प्रसाद से सुना कि एक दिन आम की गुठली में जादू का इस्तेमाल करते समय उसने प्रोफेसर को समझा दिया था
कि शिक्षा की सुविधा के लिए मेरे घर के लोग मुझे बालक वेश में विद्यालय भेज रहे थे, लेकिन वह मेरा नकली वेश है। जो लोग मनगढ़ंत वैज्ञानिक आलोचना में जिज्ञासा रखते हैं, उन्हें ये बता देना उचित है कि कूदने की परीक्षा में मैंने बायां पैर पहले बढ़ाया था और वह मेरी कितनी बड़ी भूल थी, ये उस दिन मुझे मालूम नहीं हुई। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 11वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।